इस वीडियो पे आपको बायोलॉजी के यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ टोटल आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर 70 क्वेश्चन में से आपको 35 जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार से 35 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अंत तक बने रहना है और इससे आपको यहाँ पर जितने भी आपके 70 क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक से होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है कि एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना, यहाँ पर 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ब्रस्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको भैया? तो यहाँ पर कहा जाता है नाभिका। तो इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही होगा, यहाँ पर नाभिका आप लोग राइट कर दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि निभाग पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या सभी में? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बीजांड में, ठीक है ना। निभाग कहाँ पाया जाता है? तो बीजांड में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए कहा गया कि साल्विया में परागण होता है। तो साल्विया में परागण जल द्वारा होता है, वायु, कीटों या किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर लगा लेंगे हम लोग कीटों द्वारा, ठीक है ना। तीसरा विकल्प आपका इसमें सही होगा, जो साल्विया में परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहां पर है कि अगुणित कोशिका में टेपिटम, अगुणित कोशिका है, क्या है? टेपिटम है, पराग मात्र कोशिका है, परागकण है या पराग कोश है? तो राइट आंसर यहां पर आप लोग लगाएंगे किसमें? ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही कर देंगे, ठीक है, परागकण। तो तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द्विनिषेचन, जिससे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन की क्रिया होती है, द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? शैवाल में, कवक में, आवृत्तिबीजी पादपों में या अनावृत्तिबीजी पादपों में? तो राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे आवृत्तिबीजी पादप, यानी कि तीसरा, ठीक ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया कि परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म अवशेष है। तो यहाँ पर राइट आंसर विजांडकाय का, किसका अवशेष है? विजांडकाय, यानी कि हमारा पहला विकल्प इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है 8वां, इसमें बताया गया कि ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। तो वही ग्राफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर लीजिए आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया कि निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है? तो मस्तिष्क का, फेफड़ा या रक्त यानी रुधिर का या यकृत का? तो राइट आंसर आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रक्त का, ठीक है ना। तो किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है? तो रक्त का, यानी कि रुधिर का। तो ऑप्शन 3 हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने 10 है, इसमें कहा गया कि हार्मोनल गोली एक घटक है। तो इसमें आप लगा देंगे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या पुरुषों से संबंधित है? हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा जल्दी में कर लेते हैं ताकि अगले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसमें लगा लेंगे हम लोग पुरुषों से संबंधित क्या है? वैसेक्टोमी, ठीक है ना, वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर अगर पूछता कि स्त्रियों से संबंधित क्या है तो आप लगाते हैं यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है ना, ट्यूबेक्टोमी। तो अभी यहाँ पर आपका पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है कि कॉपर टी अवरुद्ध करता है। कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा यहां भ्रूण का गर्भाशय में भित्ति में रोपण, ठीक है ना। कॉपर टी क्या यहां पर अवरुद्ध करता है आपको इसमें बताना है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन, कह रहा है कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? तो राइट आंसर यहां पर प्रथम संतानीय पीढ़ी। यहां पर इसका मतलब क्या कह रहा है कि विषम युग्मजी माने कि जो पहली पीढ़ी होती है इसमें प्रसंकरण, जब आप लोग मेंडल का नियम पढ़े होंगे, जब आप संकरण कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास स्मॉल टी हो गया तो ये आपका एक समयुग्मजी हो गया। इसके अलावा आप इसमें क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से। तो जो पहली पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी में आपको क्या प्राप्त होता है? एक आपको कैपिटल टी, एक स्मॉल टी।
इस प्रकार का प्राप्त होता है ना, प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी जिसे बोलते हैं। तो मेंडल का नियम मैंने आपको कराया था, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रकार से प्रभाविता दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रभावी होता है आपका यहाँ पर पहला लक्षण जो कैपिटल टी वाला होता है। तो कह रहा है कि विषम युग्मजी कौन सी पीढ़ी में दिखाई देता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में, एक आपको कैपिटल टी एक स्मॉल टी इस प्रकार से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया है कि मानव में एबी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर 6। कितने होते हैं, तो मतलब संभव है तो यहाँ पर 6 जीनोटाइप। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर कितने गुणसूत्र मिलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 50%, ठीक है ना। 50% यहाँ पर जीन्स प्राप्त होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस कारण से वर्णांता का विकास होता है, तो वर्णांता का विकास अधिक सुरापान से, अनुवांशिकी से, या विटामिन ए की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर अनुवांशिकी, है ना। दूसरा विकल्प आप इसमें सही कर लीजिए, अनुवांशिकी से वर्णांता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन कर लीजिए आप लोग AAXO, ठीक है ना। ये आपका होता है टर्नर सिंड्रोम के लिए सही संकेत। अगला क्वेश्चन 18 नंबर यहां पर है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसकी खोज की थी, स्थान परिवर्तन या रूपांतरण या पारक्रमण या लिप्यांतरण। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका इस रूपांतरण की, ठीक है ना, रूपांतरण। अगला देखिए यहां पर आपके सामने है आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन होता है। आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन तो होता है यूरेसिल द्वारा, ठीक है ना, यूरेसिल आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 20 नंबर। कहा गया कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प, पहला, ठीक है ना, कार्नबर्ग आप इसमें लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21 नंबर पे आइए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया कि संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। इस आरएनए को क्या बोलते हैं, mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक ना। तो यहां पर संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहां पर होता है, यहां पर केंद्रक में, राइबोसोम्स में, गाल्जी काय में, या एंडोप्लाज्म में, प्लाज्मिक में। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप लोग यहां पर पहला, ठीक है ना, केंद्रक में होता है mRNA का निर्माण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, पीत ज्वर का वाहक है एनोफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर या मस्का। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन एडीज मच्छर, ठीक ना। तो एडीज मच्छर आप इसमें लगाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो यहां पर पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पांव, ठीक है। तो यहां पर लगाएंगे आप लोग पोलियो में, ठीक है ना। पोलियो जो होता है यहां पर आपका सॉरी इसमें आप कौन सा लगाएंगे, देखिए कह रहा है कि जीवाणु जनित, ठीक है, ये पोलियो है विषाणु जनित होता है, तो जीवाणु जनित आपका अतिसार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर विषाणु जनित बोले तो यहां पर पोलियो, लेकिन यहां पर थर्ड ऑप्शन अभी आप लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। इसमें कहा गया कि टीबी के टीके का नाम क्या होता है, तो भैया आपका यहां पर लगाएंगे BCG, क्या होता है VCG, है ना, बैसिलस कैलिमेट गुएरिन, इसका फुल फॉर्म होता है अगर कोई पूछ ले, बैसिलस कैलिमेट गुएरिन, जिसे गुएरिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर। इसमें कहा गया कि कैंसर रोग के कारक को कहते हैं, कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं, तो कार्सिनोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेंस। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आप लगा लीजिए, है ना, तीसरा विकल्प। अगला देखिए यहां पर आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। निद्रा रोग यहां पर यूग्लिना या प्लाज्मोडियम या ट्रिपेनोसोमा या अमीबा। तो यहां पर ट्रिपेनोसोमा आप इसमें लगा लीजिए, तीसरा विकल्प आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, तीसरा विकल्प हम इसमें लगाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर आपके सामने है शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कारक है, तो ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट, पहला ऑप्शन आप इसमें लगा लीजिए। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटता है। तो अब आपको यहां पर काटने की बात करी गई है ना, एक्सोन्यूक्लिएज है, एंडोन्यूक्लिएज है, या पॉलीमरेज, या ये सभी। तो राइट आंसर यहां पर आप लगाएंगे कौन सा, एंडोन्यूक्लिएज, है ना, एंडोन्यूक्लिएज काटता है डीएनए को। और अगर जोड़ने की बात करते तो फिर आप लोग लगाएंगे वहां पर लाइगेज,
क्या लगाएंगे, लाइगेज होता है, ठीक है ना, जोड़ने का काम लाइगेज करता है, और अगर काटने की बात करें तो एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो यहाँ पर कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी, वैक्सीन निर्माण में भी, तो यानी कि चौथा ऑप्शन आप इसमें लगा लीजिएगा, ये सभी, ठीक है। अगला देखिए यहां पर आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है, एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो एपिसोम किससे संबंधित होता है, तो प्लाज्म से, किससे, प्लाज्म से, यानी कि तीसरा जो विकल्प है आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर आपके सामने है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसकी खोज किसने की थी, तो यहां पर कैरी मुलिस ने, किसने करी थी, कैरी मुलिस, यानी कि हमारा यहां पर जो आपका पहला विकल्प है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो अब यहां पर आता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, लाइगेज, मैंने अभी आपको बताया था लाइगेज जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, कहा गया कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, तो जीनी अभियांत्रिकी से गोल्डन राइस, ठीक है ना, यहां पर सुनहरा धान, ये आपका पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने देख सकते हैं 35 नंबर, कहा गया कि समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो समुद्र के किनारे उगने वाले पादप को कहते हैं लवणोद्भिद, ठीक है ना, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, आपके 35 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से कर लिए हैं। अब हम लोग यहां पर करेंगे आपके 35 महत्वपूर्ण लॉन्ग के और शॉर्ट के क्वेश्चन, टोटल यहां पर ये वीडियो आपका 70 क्वेश्चन का होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं उनको भी। तो यहां पर देखिए आपका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, यहां पर दिया गया है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहना, हर एक क्वेश्चन को आपको मैं आंसर के साथ प्रोवाइड कराने वाला हूं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहां पर इसका आंसर है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे जो भीतरी परत होती है इसको टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम, ठीक है। और यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु पराग कण को पोषण प्रदान करता है। तो ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा 1 या 2 नंबर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है दूसरा, कहा गया कि असंग जनन क्या है, तो असंग जनन क्या होता है, यहां पर इसका आंसर है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनकों का विकास असंग जननता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये होता है असंग जनन, ठीक है, और यही प्रक्रिया होती है आपकी असंग जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी। तो यहां पर देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए आवृत्तिबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों के सम्मिलित रूप से जो दोहरा निषेचन होता है इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं, कौन से पौधे, आवृत्तिबीजी पौधों में जो संयुग्मन तथा त्रिसंलयन दोनों का जो सम्मिलन होता है उसको बोलते हैं इसी रूप को दोहरा निषेचन, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, तो नवासिन ने फिटिलेरिया तथा लेलियम ने की थी, ठीक है ना। तो ये इन वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं। तो भैया आपको पता है निषेचन के बिना जो फल बनने की प्रक्रिया होती है उसको अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पादपों यानी पौधों के नाम लिखिए। तो पहला पादप आपका पौधा है हाइड्रिला और दूसरा यहां पर है बैलिसनेरिया, कौन सा, बैलिसनेरिया। तो इसमें 2 ये पादप हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपके सामने है कि ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अपरा पाया जाता है। तो स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के जो सभी जंतु होते हैं इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है जिस प्रकार से मनुष्य में होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाई पशु, गाय भैंस, इन सभी में जो अपरा पाया जाता है वही जो है यूथेरिया ग्रुप के जितने भी जंतु होंगे उनमें इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, कहा गया कि लीडिंग कोशिकाओं से क्या तात्पर्य है बताइए। तो लीडिंग कोशिकाओं से नर लिंग हार्मोन जो कि होता है एंड्रोजेंस, ठीक ना, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन का रक्त में श्रावण करती हैं, ठीक ना। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं इनका यही प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर आपके सामने है वृषण के 2 कार्य बताइए।
तो चलिए पहला कार्य देखिए, वृषण की कोशिकाओं में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये इसका पहला कार्य है, ठीक ना, वृषण का। अगला बात करें यहाँ पर दूसरे कार्य की, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर है कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। ये दो कार्य हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, कहा गया है कि सेब को आभासी फल क्यों कहे। तो आपने सुना होगा सेब जो है, यानी कि पढ़ा भी होगा अपने बायोलॉजी में, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। तो इसमें बताना है कि जो सेब होता है वो आभासी यानी असत्य फल क्यों इसको कहा जाता है, और पुष्प का कौन सा भाग जो है इस फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है आपका कि इस प्रक्रिया में जो आपका आभासी फल जो कह सकते हैं, तो जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है, ठीक है ना, जो फल बनने का प्रक्रिया होता है। लेकिन यहां पर बात करें, वह पुष्प के शेष अंग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। जैसे कोई भी फूल होता है, जैसे कि आप बात करें किसी फूल की, जैसे मतलब फल बनता है, तो बीज का जो भाग होता है जिसे अंडाशय बोलते हैं, वो तो आपका यहाँ पर फल बना देता है, लेकिन जो शेष भाग होते हैं उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो झड़कर गिर जाती हैं जमीन में। तो यहाँ पर है कि ऐसा फल जो होता है वो सत्य फल कहलाता है। लेकिन जो सेब है, सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को कहते हैं आभासी फल, ठीक है, यही रीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी दीजिए। बहुभ्रूणता पर आपको टिप्पणी बताना है। देखिए इसका आपको आंसर लिखेंगे कि एक बीज में एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता से आप वर्ड से समझ सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा भ्रूण, ठीक ना, तो ये प्रक्रिया होती है बहुभ्रूणता। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणपोष की अन्य कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के संलयन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। ये होती है आपकी बहुभ्रूणता, ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर पाइनस और संतरा इसके बहुभ्रूणता के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों के वर्णन करिए, ठीक है ना। तो देखिए भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। क्या होता है, ये एक प्रकार का अगुणित पोषक ऊतक है, और देखिए जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। और भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यहाँ पर इसके प्रकारों की बात करें तो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, एक आपका माध्यमिक भ्रूणपोष होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 3 प्रकार हैं। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने है अनिषेक फलन क्या है, ठीक है, तो अब इसका आंसर देना है। तो देखिए ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, ठीक है, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है और उसे अनिषेक फल कहा जाता है। और जो ये फल बनने की प्रक्रिया होती है, कहें तो फल निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, इसको अनिषेक फलन कहा जाता है। तो यहाँ पर अंगूर, संतरा, तरबूजे ये सभी क्या हैं, अनिषेक फल के उदाहरण है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें करा कि सह प्रभाविता यानी जिसे बोलते हैं कोडोमिनेंस को समझाइए। तो यहां पर देखिए आपका सह प्रभाविता क्या होता है, जब किसी कारक या जीन के एलील में से कोई आपका मतलब कोई कारक या जीन जिसे बोलते हैं, तो एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे बोलते हैं सह प्रभाविता। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग, ठीक ना, तो ये आपका सह प्रभाविता होता है। और आप लोग मेंडल के नियम जब पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कई बार बताया हूं, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, लेकिन फिर भी आपको मैं और जो है प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं सहलग्नता पर कह रहा है टिप्पणी दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए जीनों का एक साथ वंशागत होना, ठीक ना, जीनों का एक साथ वंशागत होना तथा संतानों द्वारा पैतृक संयोजनों को प्रतिनिर्धारित किए रखने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है, ठीक है। और सहलग्नता की खोज बेटसन तथा पुनेट्स ने 1906 में लेथाराइट्स आडोरेट्स में की थी। ये आपका स्थान यहाँ पर इनके नाम है, ठीक है ना, तो इनको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा अजीब है लेकिन फिर भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी। बायोलॉजी में आपको पता है, देखिए टिप्पणियां काफी ज्यादा आती हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसमें आपको यहाँ पर कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। देखिए डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैगडॉन डाउन ने सन 1866 ईस्वी में, कब, 1866 ईस्वी में खोजा था, ठीक ना, किसने, लैगडॉन डाउन ने, याद कर लीजिएगा। अब देखिए यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है।
जो त्रिगुणता कहलाती है। और इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है, ठीक है ना। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है भ्रूण कोष किसे कहते हैं। एक होता है आपका क्या, भ्रूण कोष, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है भ्रूण कोष, यानी कि आपका का होता है। और यहां पर क्या है, भ्रूण पोष। तो इसमें बताना है आपको भ्रूण पोष क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है और यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसको बोलते हैं क्या, भ्रूणपोष बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर बताना है कि एक बीजपत्री बीज तथा द्विबीजपत्री बीज में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। कितने अंतर बताने हैं, कोई दो अंतर, ठीक ना। चलिए जानते हैं यहां पर पहला अंतर आपके सामने क्या है। तो यहां पर पहला है एक बीजपत्री। पहले देखते हैं, एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है, ये यहां तक हुआ। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री की। देखिए, जबकि द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र होते हैं। ये आपका पहला अंतर है दोनों में, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकेंड अंतर की। दूसरा अंतर देखिए, यहां पर है कि एक बीजपत्री बीज में बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म, ठीक है ना, बीज भित्ति के अंदर। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री की। देखिए, जो बीज पत्र से अलग स्थित होता है, जबकि जो द्विबीजपत्री बीज होता है ये एंडोस्पर्म बीज पत्र में स्थित होता है, ठीक ना, बीज पत्र में ही ये स्थित होता है, भित्ति में नहीं। चलिए ये दो अंतर हो चुके हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है। इसमें कह रहा है कि भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन के बाद ही क्यों विभाजन प्रारंभ करता है। तो यहां पर इसका आंसर है, देखिए, भ्रूण विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। चूंकि इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ये लॉन्ग में आपके आएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट में इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी का ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आएगा, ठीक ना। तो लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कम लिखा है, इतने में आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होने वाला। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि IVF तथा GIFT का पूरा नाम बताइए। तो देखिए, IVF का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा I मतलब इन, और V मतलब विट्रो, और F मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं पात्रे निषेचन, ठीक है। और GIFT का क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण, ठीक है ना। तो ये इनके फुल फॉर्म है, इनको याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी आ जाते हैं बायोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी दीजिए। परिवार नियोजन क्या होता है, इस पर आपको देना है टिप्पणी। तो चलिए जानते हैं परिवार नियोजन क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता भी है। तो यहां पर आपके सामने इसका आंसर देख सकते हैं। परिवार नियोजन परिवार कल्याण का वह भाग है जिसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित कर परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है। अर्थात ऐसी योजनाओं से जनसंख्या वृद्धि दर को सीमित रखा जा सकता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन यार आपके लॉन्ग में आने वाला है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें पूछा जाता है परिवार नियोजन की विधियां हो गई, परिवार नियोजन क्या है, इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग में आ जाते हैं। तो इनको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा, यहाँ पर कुछ ज्यादा लॉन्ग में नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो यहाँ पर मनुष्य में लैंगिक संबंधों से प्रेषित रोग आपका पहला एड्स हो गया, ठीक ना, और दूसरा है सिफिलिस यानी जिसे बोलते हैं उपदंश, ठीक है। तो ये आपके लैंगिक लक्षणों से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, बताइए। यहाँ पर इसका आंसर देखिए, हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का अभाव होता है और इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर में छोटी सी चोट अगर लग जाती है तो रुधिर का स्राव बंद हो जाता है, रुधिर का स्राव बंद नहीं होता है और इस कारण रुधिर स्राव जो है रोग भी इसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और इसका मान लीजिए कोई शरीर है यानी कि पैर मान लीजिए कुछ भी है, और अगर यहाँ पर कोई चोट लग गई तो रक्त फिर बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रक्त है ना। और अगर मान के चलिए कि अगर रक्त बहना एक बार शुरू हो गया तो फिर वो बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा तो रक्त जो है बहना बंद नहीं होता है। तो ये आपका जब हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है किसी व्यक्ति को तब ऐसा होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है ना। तो यही रीजन होता है। अगला देखिए,
वंशागति को का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो बाबेरी तथा सटन ने 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्री मत प्रतिपादित किया था। चलिए अगला देखिए, टर्नर सिंड्रोम तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में 45 यानी कि 22 जोड़े प्लस XO, और क्लाइनफेल्टर की बात करें तो 47 यानी कि 22 जोड़े प्लस XXY, ठीक है ना। तो ये क्लाइनफेल्टर है और ये टर्नर सिंड्रोम है। चलिए अगला देखिए, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि समयुग्मनजी एलील जोड़ा से आप क्या समझते हैं? तो जब दोनों एलील समान होते हैं इसे तब हम लोग समयुग्मजी जोड़ा कहा जाता है। जैसे अगर बात करें यहां पर कैपिटल T तो ये आपका समयुग्मजी है, यानी कि कैपिटल T तो ये समयुग्मनजी एलील है, ठीक है ना, बराबर है। और अगर इसी प्रकार से यहां पर बात करें स्मॉल टी की तो ये भी आपकी स्मॉल टी हो जाएंगे। और अगर यहां पर आपका एक जो है कैपिटल T और एक आपका स्मॉल टी हो जाए तो फिर वो भी समयुग्मजी कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो आपको पता है प्रतिबंधन यानी एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है ना। तो यहां पर याद कर लीजिएगा एंडोन्यूक्लियेज होता है आपका जो एंजाइम डीएनए खंडों को तोड़ता है। और जोड़ने के लिए बात करें तो यहां पर लाइगेज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, प्लाज्मिड्स यानी कि प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं बताइए? तो कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोटाइड के बाहर कोशिका द्रव्य में से एक से अधिक छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहां पर, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, इसमें देखिए कहा गया कि समजात एवं विषमजात अंगों में अंतर बताइए। तो देखिए दो अंगों का उद्भव जब एक जैसा होता है तो चाहे उनके कार्य या तथा स्वरूप अलग अलग हैं तो भी उन्हें हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षियों के पंख और आर्थ्रोपोड्स के पंख ये होते हैं समजात अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, जाति एवं जाति वृत्त से आप क्या समझते हैं? देखिए प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति वृत्त कहते हैं, ठीक है। जब किसी जीव के विकासीय इतिहास को जाति वृत्त जबकि कहा जाता है। तो जाति क्या है, जाति वृत्त क्या, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर है 30 नंबर, इसमें कहा गया कि उत्परिवर्तन क्या है और किस वैज्ञानिक ने इसको दिया था? तो देखिए आनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों के लक्षणों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन, और इसको दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, पोलियो यानी पीलिया रोग क्या है और यह क्यों होता है? देखिए पीलिया विषाणु जनित यकृत रोग है, ये यकृत में होता है, ठीक है ना, यकृत की बीमारी है और विषाणुओं से होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। विषाणु से जैसे कि आपका एड्स हो गया, उपदंश हो गया, ये सभी आप कह सकते हैं जो है विषाणु जनित रोग है। और यह रोग रुधिर में तनुता बढ़ने से तथा कमजोरी व तथा तिल्ली बढ़ने से होता है। मतलब अगर रक्त में तनुता हो जाती है यानी कि खून पतला हो जाता है, खून की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है ना। तो ये सब बीमारी जो है इसी प्रकार से होती है। अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? तो देखिए टी तथा बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन लसिका में, ऊतक में, तथा बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। याद कर लीजिए, परिपक्वन की बात करें तो जो टी लिम्फोसाइट्स है इसका लसिका ऊतक में और जो बी लिम्फोसाइट्स है इसका थाइमस ग्रंथि में, ठीक है ना। और उत्पादन कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, यहां पर नेक्स्ट है, एलर्जी किसे कहते हैं? देखिए किसी एंटीजन तथा या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं और एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जेन कहते हैं। तो ये होता है एलर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरल रोग से क्या तात्पर्य है? किसी एक रोग का नाम बताइए, किसी भी रोग का, ठीक है ना। देखिए वायरल रोग वह रोग होते हैं जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है और उसे वायरल रोग कहा जाता है। जैसे एड्स हो गया है ना, ये एक प्राणघाती वायरल रोग है और इसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है, ठीक है ना। ये होते हैं वायरल रोग, मतलब ये विषाणु यानी कि वायरस से होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, और 35 नंबर क्वेश्चन है, HIV का नाम बताइए। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। तो ये होता है HIV, ये जो कि एक विषाणु है, एड्स का यही मेन कारक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपके यहाँ से ये शॉर्ट के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के लॉन्ग के जो आपके 5-5 नंबर वाले और भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ इसी प्रकार से। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो अब मिस ना हो। एग्जाम काफी नजदीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।